हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी का चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो जैसा हमने चैप्टर 1 में रीड किया है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ सर्वाइव करती है, यहीं पर लोग जीवित रह सकते हैं। तो क्यों रह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर लैंड है, वाटर है और एयर है। एयर बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिससे हम सांस ले सकें, पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लैंड भी जहाँ पर हम रहते हैं। और इसका जो सरफेस है अर्थ का, वो कॉम्प्लेक्स जोन है। और इस कॉम्प्लेक्स जोन में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, यानी अर्थ में 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से हम जीवित हैं। अब वो 3 मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर वही जो हमारा ज़मीन वाला भाग है, सॉलिड पोर्शन है, यानी जो हमारी ज़मीन है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। तो व्हाट इज लिथोस्फीयर? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ये हो गया। उसके बाद एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वही होता है जो आसपास के हमारी गैसेज होती हैं जो कि सराउंड द अर्थ, आसपास पूरे अर्थ में है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कई सारे होती हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द गैसेज लेयर्स दैट अराउंड द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और काफ़ी सारी गैसेज होती हैं अलग अलग, उनका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर हो गया। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर होता है वाटर, जितना भी पानी है, वाटर कन्वर्ट्स अ बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। अब देखो, हाइड्रोस्फीयर में पानी की तो 3 फॉर्म होती हैं, है ना। पानी तो पानी नहीं होता ना, मतलब 3 फॉर्म होती हैं पानी की। तो एक होता है आइस, एक होता है वाटर और एक होता है वाटर वेपर, यानी भाप और तरल और हमारा बर्फ़ हो जाता है। ये मतलब 3 फॉर्म्स होती हैं। वाटर तो वाटर ही होता है और वाटर पेपर यानी जब भाप बनकर वो उड़ जाता है और जब वो बर्फ़ बन जाता है। तो ये तीनों फॉर्म हाइड्रोस्फीयर में ही आती हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब देखिए, जब पानी, गैसेस और लैंड वाला जितना पोर्शन है वो सारे तीनों के तीनों मिल जाते हैं तो हमारा बायोस्फीयर बन जाता है। बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो जोन होता है, पतला जोन होता है, जहाँ पर हम लैंड, वाटर और एयर एक साथ पाते हैं। तो हमारा जो अर्थ है वो भी तो एक बायोस्फीयर ही है। यहाँ पर भी देखो हम तीनों पा सकते हैं, लैंड, वाटर और एयर। लैंड हो गया लिथोस्फीयर, वाटर हो गया हाइड्रोस्फीयर और एयर हो गया एटमॉस्फेयर, राइट। तो इसमें सारी फॉर्म्स होती हैं लाइफ की, 3 फॉर्म्स ही हैं जिनकी वजह से हम जीवित हैं। तो अर्थ पे ये तीनों ही अवेलेबल हैं। अब देखिए, हमने लिथोस्फीयर पढ़ा, लेकिन इसके बारे में आप कुछ हम डीपली जान लेते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। अब देखिए, जैसे आपको इतना तो पता चल ही गया है, हम वर्ड ऑर्गन देखते हैं। देखिए, ज़्यादातर सारी जो चीज़ें होती हैं वो ग्रीक लैंग्वेज से ली जाती हैं, ग्रीक शब्दों के मतलब से ली जाती हैं। तो ग्रीक में लिथोस का मतलब होता है पत्थर, एटमॉस का मतलब होता है भाप और ह्यूडोर का मतलब होता है पानी, बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो इसी वजह से लिथोस्फीयर यानी पत्थर, एटमॉस्फेयर यानी भाप और ह्यूडोर यानी हाइड्रोस्फीयर पानी और बायोस्फीयर लाइफ बना है। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड के मतलब से। अब हम लिथोस्फीयर के बारे में थोड़ा डीपली समझते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर किसको कहते हैं? जो भी सॉलिड पोर्शन, ठोस भाग आता है पूरी पृथ्वी का, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इसमें चट्टानें, पर्वत आ सकते हैं, अर्थ की क्रस्ट आ सकती है, यानी जितनी भी ठोस चीज़ें हैं ज़मीन वाली, और जो मिट्टी है उसकी लेयर्स जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स देती हैं वो आ सकती हैं, मिट्टी की लेयर्स। ठीक है, तो चट्टान वगैरह और सॉलिड पोर्शन जितना भी है ज़मीन वाला हिस्सा वो लिथोस्फीयर में आता है। अब लिथोस्फीयर भी 2 मेन डिविजन्स में डिवाइडेड है, यानी 2 चीज़ें होती हैं लिथोस्फीयर में। 2 चीज़ें कौन कौन सी लिथोस्फीयर में? एक तो कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं और एक ओशियन बेसिन्स आ जाते हैं। तो देखिए, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? बड़े बड़े लैंड मासेस होते हैं और कई सारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं। 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स होते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स में कई सारी कंट्रीज होती हैं, जैसे इंडिया एशिया में है, राइट, है ना। तो देखिए, कॉन्टिनेंट्स में कई सारी कंट्री आ जाती है, इंडिया भी एक कॉन्टिनेंट में है, सारी कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स में ही हैं। कई सारी कॉन्टिनेंट्स होती हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद ओशियन बेसिन्स। ओशियन बेसिन्स क्या होती हैं? जितनी भी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, जितनी भी नदियाँ वगैरह है ना, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी, उनको हम ओशियन
बेसिन्स कहते हैं। तो ओशियन बेसिन्स और कॉन्टिनेंट्स ये दोनों लिथोस्फीयर में ही आती हैं। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड, सारी वर्ल्ड की ओशियंस कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वो हम मैप में आगे देखेंगे। तो लैंड मासेस, क्या लैंड मासेस भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं? हाँ, लैंड मासेस भी होती हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अब देखिए, जो समुद्र का पानी होता है, उधर का जो लेवल होता है समुद्र के पानी का, वो हर जगह सेम रहता है। तो हम एलिवेशन ऑफ लैंड यानी किसी भी चीज़ की ऊंचाई किससे मेज़र करते हैं? लेवल ऑफ द सी से, यानी सी वाटर वाले लेवल से हम मेज़र करते हैं। जहाँ पर नदी का पानी होता है उसे हम ज़ीरो मानते हैं, और इस सी लेवल से ऊपर मान लीजिए ये एक चट्टान है, तो ये तो ज़ीरो वाली हो गई, ज़ीरो मान लिया हमने इसको। अब इससे ऊपर जितनी भी ऊंचाई होगी इस चट्टान की, वो ही मानी जाएगी। तो देखिए, मान लीजिए इसकी 7 फीट 6 फीट ऊंचाई है इस चट्टान की, तो हम मानेंगे कि ये 7 फीट का है। मतलब किसी भी चीज़ की लंबाई या ऊंचाई जो होती है ना, वो सी लेवल से मानी जाती है, और सी लेवल को हम ज़ीरो मानते हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। अब यही बोला गया है इधर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मैप दे रखा है, तो इस मैप को एक बार हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो ये सारे हैं। जैसे कि देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स, देखिए ये दोनों कॉन्टिनेंट्स हैं ना, और देखो ये एक दूसरे से मिले भी हुए हैं। और उसके बाद देखो, यूरोप और एशिया एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ पर अफ्रीका पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारे साउथ अमेरिका, ये सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स होते हैं। और इसके साथ साथ ये जो हमारी नदियाँ हैं, जो हमने ओशियंस पढ़े थे, कि हमने पढ़ा था ना लिथोस्फीयर में ओशियंस भी आते हैं। तो जो ओशियंस हैं वो हैं पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, और देखिए इंडियन ओशियन, और कई सारे आर्कटिक ओशियन, कई सारे ओशियंस होते हैं। ये साउथर्न ओशियन भी है। ठीक है, तो बहुत सारे ओशियंस भी हैं और यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स भी हैं। और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये देखिए, सबसे बड़ा है, 1/3 पार्ट इसने घेर रखा है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। देखिए, यहाँ नीचे अंटार्कटिका वाला कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर बहुत बर्फ़ पड़ती है। ठीक है, देखते हैं अब हम। यहाँ पर है द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज़ 8,848 meters above the sea level. The greatest depth of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine the depth of sea is much more than the highest point? तो देखिए, जो हाईएस्ट माउंटेन है, हमने देखा इसकी सी लेवल को तो हम ज़ीरो मानते हैं, सी लेवल को। अब सी लेवल से जितनी ऊंचाई है, हमने सुना है ना, माउंट एवरेस्ट सबसे लंबा पहाड़ है, पर्वत है। तो 88,048 मीटर की इसकी लंबाई है, ऊंचाई है सी लेवल से, ज़ीरो से। ठीक है, तो इसलिए माउंट एवरेस्ट सबसे लंबी चोटी है। उसके बाद हम अगर अब तो ये ऊंचाई की हमने बात कर ली, ठीक है, लंबी चोटी की बात कर ली। अब हम गहराई की बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर पैसिफिक ओशियन दिखाया था, पीछे पेज पे, यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा पैसिफिक ओशियन, ये वाला। तो ये जो पैसिफिक ओशियन है, इसके हाँ, मैरियाना ट्रेंच पड़ता है इसके अंदर। मैरियाना ट्रेंच की जो डेप्थ है, यानी जो गहराई है, वो रिकॉर्ड की गई है 11,022, और ये सबसे गहरी लंबाई है, 11,022 मीटर्स। ठीक है, तो ये पैसिफिक ओशियन में मैरियाना ट्रेंच की सबसे गहरी लंबाई है। ठीक है, सबसे बड़ी गहरी लंबाई। तो आप देख सकते हैं कि गहरी लंबाई 11,022 है और माउंट एवरेस्ट की है 88,848। तो देखिए, गहराई ज़्यादा है लंबाई से, है ना, ये बोला गया है। अब हम पढ़ते हैं, डू यू नो एडमंड हिलैरी जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और टेंजिंग नोर्गे शेरपा जो कि इंडिया के हैं। इन्होंने, ये दोनों फर्स्ट मैन थे, फर्स्ट आदमी थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। और कब की थी? 29 मई ऑफ 1953 को। ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। एक है जुनको टेबई ने, जापान की है जुनको टेबई, और ये पहली वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था 16 मई 1975 में। और ये तो रही जापान की वुमेन की बात। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? बचेंद्री पाल, आपने नाम सुना होगा इंडियन वुमेन का। ये बचेंद्री पाल थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी सबसे ऊंची चोटी पर 23 मई 1984 में। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं लिथोस्फीयर के कॉन्टिनेंट्स के बारे में। जो कॉन्टिनेंट्स मैंने आपको बताए, कॉन्टिनेंट्स में कई सारी कंट्रीज़ होती हैं, तो अब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानते हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं इनके आसपास। जैसे हमने देखा, ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके आसपास
नदियाँ हैं, और लैंड वाला हिस्सा काफ़ी कम है, और पानी वाला देखिए पूरे अर्थ में कितना सारा हिस्सा है। जो नदियाँ हैं ये जितनी भी हैं कितनी सारी हैं। तो यही बोला गया है कॉन्टिनेंट्स आसपास वाटर बॉडी से घिरे हुए हैं। अब कॉन्टिनेंट 7 कौन कौन से हैं आपको नाम याद रखने ज़रूरी होते हैं, मतलब याद में रखिएगा। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, ये सारे हमारे 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। अब मैप में देखकर आप देखिए सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। अब देखिए, ये देखिए एशिया सबसे ज़्यादा बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट है, राइट। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने देखा था ये, तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ये कहाँ पर लोकेट करता है, ये करता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में लोकेट। देखिए ये बीच वाला तो हमारा इक्वेटर हो गया। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना, जियोग्राफी के पिछले चैप्टर में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले में हमने देखा कि ये तो बीच में इक्वेटर होता है, इससे ऊपर ये नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है, ये वाला साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। तो हमने ये देखा कि ये जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है इसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया पड़ता है, राइट। वही चीज़ बोली गई है। अब हम देखते हैं एशिया के बारे में थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं। एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। What is the largest continent? Name the largest continent. Asia is the largest continent. ठीक है, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। मैंने आपको बताया अर्थ का 1/3 पार्ट तो एशिया ही अकेला कवर कर जाता है। एशिया किस में पड़ता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ से अगर हम देखें तो इक्वेटर में देखिए बीच में हमारा ऐसे होता है ना, ये रहा, ये मेन लैटिट्यूड होता है ये वाला, इसे हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। तो ये जो बीच में होता है इस साइड ईस्ट है। देखिए अगर हम वैसे ही देख लें तो ये हमने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, इस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट है, राइट। तो जो एशिया है वो कौन से पार्ट में पड़ता है? ईस्ट वाले पार्ट में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये रहा एशिया, है ना। और अगर हम ऐसे भी देखें, अगर हम ऐसे देखें तो ये वाला साउथ है, सॉरी ये वाला नॉर्थ है और ये वाला साउथ है, तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में भी पड़ता है। तो वही बोला गया है, राइट। हम पढ़ते हैं आगे। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट्स दिस कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन सब के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये रहा, देखिए ये जो लाइन पास हो रही है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है। ये देखिए ये एशिया से गुजर कर पास हो रही है। ये जो येलो येलो है पार्ट, ये एशिया का पार्ट है, और इससे ये वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की गुजर रही है। तो वही बोला गया है passes through this continent. Asia is separated from Europe by Ural Mountains on the west. तो जो एशिया है ना वो सेपरेटेड है यूरोप से। और जैसे देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था यूरोप और एशिया जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग क्यों हैं, कि कौन इन्हें सेपरेट कर रहा है? देखिए एक तरीके से हम कह सकते हैं ये जुड़े ही तो हैं, आपको देखने में तो ये जुड़े हुए लग रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से सेपरेट हैं इन माउंटेन्स की वजह से, यूरल माउंटेन्स की वजह से एक दूसरे से सेपरेट हैं, या हम कह सकते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कुछ भी कह दो, अलग है ना ये दोनों एक दूसरे से। किनकी वजह से? यूरल माउंटेन की वजह से। बीच में एशिया और यूरोप के बीच में यूरल माउंटेन्स पड़ते हैं, जिसकी वजह से यूरोप और एशिया अलग हो जाते हैं। वैसे ये दोनों एक में जुड़े हुए थे। अब हम पढ़ते हैं आगे। यस, The combined landmass of Europe and Asia is called the Eurasia. यूरोप प्लस एशिया। तो देखो यूरोप प्लस एशिया अगर हम बोलें तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ठीक है, तो हमने एशिया पढ़ा, अब हम यूरोप पढ़ते हैं जो कि एशिया के एकदम साइड में है, यूरोप। ठीक है, यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। तो अगर आप इधर भी देखें तो यूरोप तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है एशिया से। एशिया सबसे बड़ा है और एशिया से बहुत छोटा है यूरोप। और यूरोप जो है वो एशिया की वेस्टर्न साइड में पड़ता है। ये रहा वेस्ट, ये रहा ईस्ट, तो एशिया की वेस्ट साइड में यूरोप पड़ता है ना, जैसा आप मैप में देख ही पा रहे होंगे। और उसके बाद है द आर्टिस्ट सर्कल पास थ्रूज इट। अब देखो हमने देखा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एशिया से पास करता है। यूरोप से क्या पास करता है? यूरोप से जो हमारा आर्कटिक सर्कल है वो पास करता है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। तीनों साइड इसकी पानी से घिरी हुई है, जैसे यूरोप की तीनों साइड पानी से घिरी हुई हैं, राइट। और उसके बाद देखिए लुक एट द मैप में देखिए और लोकेट कीजिए, जैसे मैंने आपको बता दिया ये रहा यूरोप। नाउ अब हम बात करते हैं अफ्रीका की। ये हमारा तीसरा कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था, सबसे ज़्यादा बड़ा था। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो बड़ा वाला आता है वो होता है अफ्रीका, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सो अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये रहा देखिए
ये रहा अफ्रीका, ठीक है, थोड़ा सा ही छोटा है, सेकेंड लार्जेस्ट है। और उसके बाद हम देखते हैं द इक्वेटर और ज़ीरो लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर ये रही, और अफ्रीका को आधा काटता है, लगभग आधा कट रहा है अफ्रीका इक्वेटर से, राइट। तो वही बोला गया है, तो इक्वेटर पास करता है अफ्रीका पर। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। अब नॉर्थन हेमिस्फीयर पे देखिए हम फिर से कट मार देते हैं इक्वेटर का। अब नॉर्थन हेमिस्फीयर ज़्यादा जो पार्ट है अफ्रीका का वो नॉर्थन हेमिस्फीयर पे और थोड़ा सा साउथर्न हेमिस्फीयर पर भी है। लुक एट द फिगर, यू विल फाइंड दैट इट इज़ ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ये बहुत बड़ी बात कही है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये तीनों के तीनों अफ्रीका से पास होकर जाते हैं। ये इक्वेटर गया, और देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये रहा, और ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं लाइन खींच देती हूँ ज़रा, टेढ़ी मेढ़ी खिंच रही है लेकिन आप समझ ही गए होंगे, लेकिन लिखा भी हुआ है ना। तो देखिए तीनों जो हैं, 1 2 3, ये तीनों के तीनों कौन कौन से, एक तो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया, एक तो हमारा इक्वेटर हो गया, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया, और एक हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये तीनों के तीनों देखो अफ्रीका से गुजर रहे हैं, अफ्रीका को काट रहे हैं। तो ये पहला ऐसा एक ही कॉन्टिनेंट है। आप पूरे में देख लीजिए, ऐसा ये इकलौता कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों की तीनों पास हो रही हैं, जिसके ऊपर से जाकर, ठीक है। और उसके बाद देखिए सहारा डिज़र्ट, जो सबसे वर्ल्ड की हॉट डिज़र्ट है, वो भी अफ्रीका में है। और इसकी चारों तरफ, अफ्रीका के चारों तरफ अगर हम देखें तो पानी ही पानी है। और एक और चीज़ क्या, देखिए यू विल नोटिस, जो सबसे लंबी नदी है ना पूरे विश्व की, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, लंबी नदी, नील या नाइल कह सकते हैं हम उसको, तो नाइल भी अफ्रीका से ही पास होती है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली है ना, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तीनों की तीनों अफ्रीका से पास होते हैं। वहाँ पर सहारा डिज़र्ट है, वो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, और नील नदी भी उधर से ही पास होती है। तो ये पहले ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे इतना सब होता है। नॉर्थ अमेरिका, अब हम बात करते हैं फोर्थ कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका की। ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए सेकेंड लार्जेस्ट कौन था, अफ्रीका, फर्स्ट लार्जेस्ट एशिया, ये थर्ड लार्जेस्ट है कॉन्टिनेंट, ठीक है। और ये साउथ अमेरिका के से चिपटा ही हुआ है, बस थोड़ी सी पतली सी लैंड है जो कि इन्हें, मतलब देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया था ये दोनों, ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ में पड़ता है इसलिए साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ में पड़ता है इसलिए नॉर्थ अमेरिका। तो जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक बहुत ही पतली सी लैंड से, एक बहुत ही पतला सा रास्ता है जिससे ये दोनों मिले हुए हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये पतले से रास्ते को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यहाँ पर लिखा है इथमस ऑफ पनामा, ठीक है। ये पतला सा जो रास्ता है जिससे ये दोनों मिले हुए हैं, इसको हम कहते हैं इथमस ऑफ पनामा। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, किससे कनेक्टेड है ये, इथमस ऑफ पनामा, राइट। तो ये आपको याद में रखना है, इथमस ऑफ पनामा से साउथ और नॉर्थ अमेरिका कनेक्टेड है बाय अ वेरी नैरो, यानी बहुत पतली स्ट्रिप से। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली द नॉर्थन एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थन और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और 3 ओशियंस, इससे आसपास 3 ओशियंस हैं, कौन कौन सी देख लेते हैं, कौन कौन सी हैं फटाफट से देखिए। एक तो आर्टिक ओशियन है नॉर्थ अमेरिका के पास, एक अटलांटिक ओशियन और एक पैसिफिक ओशियन है, तीनों की तीनों नॉर्थ अमेरिका के पास है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्या है, ये साउथर्न हेमिस्फीयर में है, और जो नॉर्थ अमेरिका थी वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में थी। विच 2 ओशियंस सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट, कौन सी 2 ओशियंस इसके ईस्ट और वेस्ट से जाती हैं। तो 2 नदियां हैं साउथ अमेरिका के आसपास, एक ईस्ट साइड में एक वेस्ट साइड में, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये रहा हमारा साउथ अमेरिका, एक है देखिए इंडियन ओशियन और एक है पैसिफिक ओशियन इसके ईस्ट और वेस्ट साइड में। उसके बाद देखते हैं हम, ये जो है ना, इस पे एंडस नाम की वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आती है। साउथ अमेरिका में एंडस नाम की एक सबसे ऊंचे पहाड़ हैं जो कि इधर पड़ते हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी ये रहा हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ ये पड़ते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ पूरे में घिरे हुए हैं। ये रहे, देखिए हम पिक्चर में भी देख लेते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये रहे एंडस माउंटेन्स, ठीक है, एंडस ऑफ माउंटेन्स, और ये सबसे लंबे माउंटेन्स हैं। रेंज,
हाँ वही, मतलब देखिए लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, यानी सबसे ज़्यादा लंबे नहीं हैं ये, सबसे ज़्यादा जगह घेरते हैं। जैसे इतनी सी इतनी पूरा ये जो कॉन्टिनेंट है ये पहाड़ घेर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा लंबी जगह घेर रहे हैं, वही चीज़ कही गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें क्या है। और साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है हमारी? नील है, नाइल है ना सबसे लंबी नदी। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजोन। अमेजोन सबसे बड़ी नदी है जो कि साउथ अमेरिका में पड़ती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा हो गया एशिया, सबसे छोटा हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और इसके चारों तरफ ये पानी से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसलिए हम इसको कहते हैं आइसलैंड कॉन्टिनेंट। आइसलैंड का मतलब होता है जो सारे तरफ पानी से घिरा हो। तो ये पानी किससे घिरा है? चारों तरफ से, इसलिए हम इसको कहते हैं आइसलैंड कॉन्टिनेंट। अब हम पढ़ते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अंटार्कटिका भी काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है और वो पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है ना, इसमें साउथ पोल में होता है ये। जैसे ये देखो, ये सबसे नीचे वाला, सबसे बर्फ वाली जगह पर है ये, और यहाँ पर ह्यूमन की लाइफ सर्वाइव नहीं करती, यहाँ पर ह्यूमन नहीं रह पाता पूरी, मतलब रह तो सकता है, एक दो दिन की बात हो तो वो रह सकता है, लेकिन पूरे पूरे महीने, मतलब पूरे साल वगैरह, पूरा मतलब कंप्लीटली सर्वाइव परमानेंटली नहीं रह सकता। एज इट इज़ लोकेटेड टू द साउथ पोलर रीजन। साउथ पोलर में पड़ता है और साउथ में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है साउथ पोलर में। तो परमानेंटली यानी पूरे 12 के 12 पूरा एक साल ये पूरी आइस से ढका रहता है अंटार्कटिका, इसलिए परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकती यहाँ पर। लेकिन हाँ, काफ़ी कंट्रीज़ ने रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में लगा रखे हैं, और उनमें से हमारा इंडिया भी है। इंडिया के भी रिसर्च सेंटर हैं उधर, एक तो मैत्री नाम का और एक दक्षिण गंगोत्री नाम का। देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डार्क कलर में है। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम के रिसर्च सेंटर हैं इंडिया के, कहाँ पर? अंटार्कटिका में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमने लिथोस्फीयर के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये चीज़ हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इथमस, हमने देखा था ना इथमस ऑफ पनामा, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। यहाँ बीच में ये वाला जो लैंड पोर्शन है ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है, ये तो हमने पढ़ा था। और इसको हम इथमस बोलते हैं। अगर कोई भी लैंड हो, कोई भी ज़मीन का पार्ट किसी भी दो लैंड मास को जोड़ रहा हो तो उसको हम इथमस कहते हैं। लेकिन अगर कोई पानी या नदी दो लैंड मास को जोड़ रही हो तो उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। जैसे श्रीलंका और इंडिया को स्ट्रेट जोड़ रही है, ठीक है। तो स्ट्रेट क्या हो गई? पानी की कोई नदी या कोई भी पानी का वाटर बॉडी अगर दो चीज़ों को जोड़ रही हो तो वो उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। और अगर कोई लैंड जोड़ रहा हो तो उसको हम कहते हैं इथमस। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। तो अर्थ को जैसा कि ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, और आपको पता है 71% जो पानी है अर्थ पे, 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। वाटर से ढका हुआ है 71% ऑफ द अर्थ, और 29% ओनली लैंड है, ओनली ज़मीन है। पानी 71% है। और हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर तीनों फॉर्म के पानी को कहते हैं हम, जैसे हमने पढ़ा आइस, वाटर वेपर इन और वाटर, ये तीनों फॉर्म हाइड्रोस्फीयर में ही आते हैं। और आपको पता है ओशियंस हो गई, रिवर्स हो गई, इनमें पानी बहता ही रहता है। नदियाँ हो गई, आइस हो गए, ग्लेशियर में अंडरग्राउंड ज़मीन का जो पानी होता है, और खारा पानी जो होता है, वाटर पेपर जो होता है पूरे एटमॉस्फेयर में, ये सारी के सारी पानी की जितनी भी चीज़ें हैं वो हाइड्रोस्फीयर में कवर होती हैं। अब आपको पता है 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज़ फाउंड इन द ओशियंस। 71% तो वाटर है, और ये 71% वाटर पता है कहाँ पड़ता है? ज़्यादातर ये ओशियन से ही मिलता है। जो हमारा अर्थ का पूरा पानी है ना, 97% वो ओशियन में मिलता है। लेकिन क्या होता है, ओशियन में वो मिलता तो है लेकिन इट इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। लेकिन 97% ओशियन में मिलता है, फिर भी आदमी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खारा पानी होता है, सॉल्टी पानी होता है, नमक वाला। और बाकी 3% जो बचा वो हमारा अर्थ में पानी है ह्यूमन के पीने के लायक, ठीक है, काफ़ी कम है। Ice sheets and glaciers or under the ground in a very small percentage is available as fresh water for human, यानी जो
फ्रेश वाटर है, खारा पानी से अलावा जो फ्रेश वाटर है वो हमें कहाँ मिलता है? ग्लेशियर्स में, या हम कह सकते हैं ज़मीन के अंदर का जो पानी होता है वही इंसान के लायक है पीने के लिए। तो हमने क्या पढ़ा? यूज हेंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ स्टोरेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब देखो, हमारे प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट तो कहा जाता है, लेकिन तब भी हमें पानी की कितनी कमी, शॉर्टेज ऑफ वाटर हमें सहना पड़ रहा है। ब्लू प्लैनेट है, यहाँ पर पानी तो काफ़ी है, लेकिन सिर्फ 3% पीने लायक पानी है, बाकी सारा सॉल्टी वाटर है। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दे रखी है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है कॉन्टिनेंट। तो देखिए यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं, जिस भी कॉन्टिनेंट में बॉक्सेस ज़्यादा होंगे आपको काउंट करना है, जिसमें भी ज़्यादा होंगे वो बड़ा होगा, फिर उससे कम जिसमें होंगे वो उससे छोटा होगा। इस तरीके से एक्टिविटी आपका आप कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ओशियंस के बारे में। अभी तक तो हमने पढ़ा अपने हाइड्रोस्फीयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोस्फीयर में ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ओशियंस जो है हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट है। हमने आपको बताया कि 97% ऑफ वाटर तो ओशियन में ही है और सारे ओशियन कनेक्टेड हैं। ओशियन वाटर हमेशा चलता रहता है। 3 मूवमेंट होते हैं ओशियन के। एक तो ओशियन की लहरें, वेव्स, टाइड, और ओशियन के करेंट्स। ये तीनों हम हायर क्लासेस में या हो सकता है आगे के चैप्टर्स में पढ़ें, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा बस कि 3 मूवमेंट कौन कौन से होते हैं ओशियन के। एक तो ओशियन वेव्स, एक टाइड और एक करेंट्स, ठीक है। और 5 मेजर ओशियन, जैसे हमने 7 पढ़े थे ना, 7 कितने होते हैं? 7 तो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, और जो ओशियंस होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 5। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन, आर्टिक ओशियन। अब हम इसे मैप में दिखाते हैं। देखिए, जैसे हमने पढ़ा कि 7 तो कॉन्टिनेंट्स होते हैं और साथ साथ में हमने नदियाँ भी देखी थी, ओशियंस भी देखे थे, वो 5 होते हैं। और देखिए ये सारे के सारे ओशियंस किस में आते हैं? हमारे हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, क्योंकि हाइड्रोस्फीयर पानी वाला होता है और ओशियंस पानी से ही भरे होते हैं, तो सारे के सारे ओशियन हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन होता है। जैसे हमने पढ़ा एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है, उसी तरीके से पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन होता है। 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ यही कवर करता है। और हमने पढ़ा था मैरियाना ट्रेंच, जो सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरी थी ना, मैरियाना ट्रेंच भी तो पैसिफिक ओशियन में ही पड़ती है। और पैसिफिक ओशियन लगभग सर्कुलर सा है, यानी थोड़ा इस टाइप का, थोड़ा सर्कल शेप का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड, यानी देखिए इधर से हम देखते हैं, देखिए पैसिफिक ओशियन ये रहा, इसके आसपास नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट्स पड़ते हैं, ठीक है, वही बोला गया है। उसके बाद हम देखते हैं लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो वही बोला गया, हम देखा है द अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन। पैसिफिक ओशियन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन आता है अटलांटिक ओशियन, और इसकी शेप है एस की तरह, इसकी शेप एस की तरह होती है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड। वेस्ट साइड में नॉर्थ और साउथ अमेरिका आते हैं इसके, और ईस्ट साइड में यूरोप और अफ्रीका पड़ते हैं। कोस्ट लाइन, यानी हर किसी की कोस्ट लाइन होती है। अब ये जो है ओशियन, इसकी जो कोस्ट लाइन है, यानी ये वाली जो लाइन है वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ सी है, टेढ़ी मेढ़ी सी है। आप देख रहे होंगे स्ट्रेट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टेढ़े मेढ़े से इसके है कोस्ट लाइन। और द इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हेबर्स एंड पोर्ट, और इसी वजह से ये मतलब एकदम अच्छी लोकेशन बनती है पोर्ट के लिए। और अगर हम कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक तरीके से सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशियन है, काफ़ी बिजी ओशियन है ये, ठीक है। कौन सी? अटलांटिक ओशियन। तो विच इज़ द बिजिएस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडियन ओशियन की। इंडियन ओशियन एक पहला ऐसा ओशियन है जो कि एक कंट्री यानी देश के नाम पे रखा गया है। हमारा जो भारत है, इंडिया है, इसी नाम पे हमारा इंडियन ओशियन पड़ गया है। और इस ओशियन की शेप ट्राइंगुलर है, ट्राइंगल वाली है। नॉर्थ साइड में ये एशिया से घिरा हुआ है, और वेस्ट साइड में अफ्रीका, और ईस्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, ठीक है। इंडियन ओशियन की बात हो गई। अब हम पढ़ते हैं साउथर्न ओशियन। साउथर्न ओशियन जो है वो अंटार्कटिका के पास पड़ता है और एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और थोड़ा नॉर्थ साइड में है, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड नॉर्थ साइड में है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आर्कटिक ओशियन के बारे में। द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स टू द नॉर्थ पोल। तो आर्कटिक ओशियन नॉर्थ साइड में पड़ता है, नॉर्थ पोल वाले साइड में। हम देख लेते हैं
ये रहा आर्कटिक ओशियन, ये नॉर्थ साइड में है ना, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और आर्कटिक ओशियन से गुजरकर आर्कटिक सर्कल जाता है, ठीक है, इसलिए इसका आर्कटिक ओशियन नाम रख दिया, क्योंकि आर्कटिक सर्कल इससे गुजरकर जाता है। उसके बाद इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शेलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। और ये जो आर्कटिक ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन से एकदम चिपटा हुआ है, नैरो स्ट्रेच ऑफ शेलो वाटर, यानी मतलब दोनों आपस में मिले हुए हैं। जैसे हम देखें तो देखिए, ये रहा हमारा पैसिफिक ओशियन, ये रहा हमारा आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो जो आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन मिले हुए हैं ना, उसको हम कहते हैं, जिस भी पानी वाले एरिया से वो मिले हुए हैं तो उसको हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा, स्ट्रेट किस चीज़ को कहते हैं, स्ट्रेट उसको कहते हैं जो कि पानी वाले हिस्से से दो चीज़ें मिली हों, ठीक है। पैसिफिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन मिले हुए हैं पानी वाले हिस्से से, तो किसी नदी से या किसी भी चीज़ से पानी वाले हिस्से से आर्कटिक और पैसिफिक ओशियन मिले हुए हैं, इसलिए हम स्ट्रेट कह रहे हैं। और इस स्ट्रेट का नाम क्या है, बेरिंग स्ट्रेट, इस स्ट्रेट का नाम है, ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि आर्कटिक और पैसिफिक ओशियन जिस भी चीज़ से मिले हुए हैं उसका नाम है बेरिंग स्ट्रेट, राइट। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोशिया और नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थर्न कोस्ट में पड़ता है। तो ये बात हो गई हमारे आर्कटिक और पैसिफिक ओशियन की, मतलब आर्कटिक ओशियन की, ठीक है। आर्कटिक ओशियन किससे मिला हुआ है, पैसिफिक ओशियन से मिला हुआ है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो हमने सारे ओशियंस पढ़ लिए, अब हम बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर की। अब देखिए एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर वो चीज़ होती है जितनी भी हमारी गैसेज है ना पूरे वर्ल्ड में, उनको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, है ना। और द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ एन इंटरवल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एटमॉस्फेयर। बिना गैसेस के, बिना ऑक्सीजन, बिना कार्बन डाइऑक्साइड, बिना इन सब के हम ना जीवित नहीं रह सकते। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ, ये हमें सांस देता है जिससे हम हवा देता है जिससे हम ब्रीथ कर सकते हैं, और ये हमें हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है सन की। अब देखते हैं हम, देखिए द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। अब ये सी लेवल से, एटमॉस्फेयर सी लेवल से 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक है। एटमॉस्फेयर 5 लेयर में डिवाइडेड है, ठीक है। एटमॉस्फेयर 5 लेयर में डिवाइडेड है, 5 टाइप के एटमॉस्फेयर होते हैं, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से इन्हें डिवाइड कर दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। अब देखिए जो भी एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ा कि ये 5 भागों में डिवाइडेड है, राइट। तो जो धरती यानी जमीन वाला भाग है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, जो कि अर्थ की सरफेस से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो अर्थ की सरफेस से ऊपर आसमान में होता है उसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। उससे ऊपर आता है हमारा मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर से ऊपर थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर से ऊपर सबसे ऊंचा वाला एक्सोस्फेयर होता है, ठीक है। ये सारी एटमॉस्फेयर के होते हैं भाग, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर इज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर मेनली किन किन गैसेस से बना होता है, एक तो नाइट्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। तो 99% जो होता है ऑफ क्लीन ड्राई एयर, देखिए 99% तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही एटमॉस्फेयर घिरा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन है और फिर 21% ऑक्सीजन है, और बाकी सारी गैसेस जो बच जाती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और कई सारी होती हैं, तो ये वाली गैसेस, ये सारी गैसेस सिर्फ 1% हैं, ठीक है। और बाकी हमारी ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं वो 21% और सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन है, ठीक है। और बाकी सारी गैसेस ओनली 1% है। ऑक्सीजन इज़ अ ब्रीथ ऑफ लाइफ जिससे हम सांस लेते हैं, और नाइट्रोजन हमारी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, उन्हें उगाने में मदद करता है, जैसे कि इनमें प्लांट्स हो गए। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, लेकिन ये क्या होता है, जो हमारी सन से हीट आती है उसको एब्जर्व कर लेता है और हमारा प्लैनेट इससे गर्म रहता है, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपने सुना होगा हम कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेराइज विद हाइट, इट
यहाँ पे हम पढ़ते हैं इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। तो देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना वो सी लेवल पे तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे हाइट के साथ ही बढ़ता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। जितनी लंबी ऊंची ऊंची हाइट पे हम जाते रहेंगे उतना ही कम होता जाएगा, यानी सारी गैसेस, ऑक्सीजन, सांस लेने की मात्रा ऊंचाई पर कम होती जाती है। इसी वजह से देखिए अगर हम ज़मीन पर हैं यहाँ पर तो काफ़ी ऑक्सीजन है, अब हम पहाड़ या चट्टानों पे जाएंगे तो क्या होगा, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। जो क्लाइंबर्स होते हैं वो जाते हैं ऊपर और उन्हें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर और हैवी ये सारी चीज़ें ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें इस पे आपने देखा होगा स्पेस में तो ऑक्सीजन ही बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो वहाँ पर तो स्पेस सूट पहन कर जाना पड़ता है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवार्ड्स, टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाता है जितना हम ऊपर जाते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है अर्थ पे, और प्लेस से प्लेस ये बदलता जाता है। कुछ एरियाज पे हाई प्रेशर रहता है और कुछ एरिया पे लो प्रेशर रहता है, किसी पे ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है तो किसी जगह पर काफ़ी रहती है। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, मूविंग एयर इज नोन एज वाइंड, और जो भी हमारी हवा घूमती रहती है उसको हम इंग्लिश में वाइंड कहते हैं, ठीक है। तो वाइंड किसको कहते हैं, जो कि हवा हमारी मूव करती रहती है उस हवा को हम वाइंड कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर के बारे में। हमने क्या पढ़ा, अभी तो हमने एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, अब हम बायोस्फीयर पढ़ेंगे। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ, बायोस्फीयर जहाँ पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हमारा हाइड्रोस्फीयर तीनों मिलते हैं, वो हमारा बायोस्फीयर बन जाता है, यानी हमारी पूरी लाइफ बनती है। अगर बायोस्फीयर ये तीनों ना हो तो हमारा बायोस्फीयर भी ना हो, है ना। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, एयर, वाटर एंड एयर। तो काफ़ी पतला सा ये जोन होता है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर मिलते हैं। इट इज़ द जोन दैट लाइफ दैट इज़ अ यूनिक प्लानट, यानी इस यूनिट प्लानट पर ही लाइफ एक्सिस्ट है। ये तो हमने पढ़ लिया। इस पिक्चर को देखिए, ये ऊपर वाला हमारा जितना भी गैसेज है वो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके बाद ये पहाड़ी वाला चट्टानों वाला इलाका लिथोस्फीयर है, और नदियों वाला इलाका हमारा हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है। ये तीनों हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बायोस्फीयर की बात करते हैं। बायोस्फीयर में देखिए देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। हमारे पूरे अर्थ में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, एकदम छोटे से लेकर एकदम बड़े ह्यूज मैमल्स तक, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन यानी इंसानों को इंक्लूड करके एक दूसरे से मतलब अलग भी हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं बायोस्फीयर में ही सर्वाइवल के लिए। बायोस्फीयर में ही सारे लोग जीवित रह पाते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म जीवित रह पाते हैं। तो ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली भी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। तो देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे बायोस्फीयर में वो दो चीज़ में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो प्लांट किंगडम जहाँ पर सारे प्लांट्स होंगे, और एक एनिमल किंगडम जहाँ पर सारे एनिमल्स रहते हैं। और ये तीनों डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड इफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर, है ना। तो ये तीनों डोमेन, हमारी एटमॉस्फेयर, हमारा लिथोस्फीयर और हमारा हाइड्रोस्फीयर, तीनों यहाँ कर मिल जाते हैं। आजकल क्या हो रहा है, हम अपने बायोस्फीयर को बहुत ही ज़्यादा तरीक़ों से हानि पहुँचा रहे हैं और ये अफेक्ट कर रहा है। जैसे के लिए हम फॉरेस्ट काट रहे हैं हमारी वुड के नीड के लिए, हम ज़मीनों को काटते जा रहे हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, जिससे हम फास्ट से फास्ट एग्रीकल्चर को बढ़ा सकें। और इसी तरीके से जो अर्थ का सरफेस है वो नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी अर्थक्वेक वगैरह इधर अर्थ पे आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, नदी तालाबों के ऊपर मिट्टी बिछाकर अपने घर बना लेते हैं। इस केस में सुनामी आ जाती है, और अंडमान निकोबार आइसलैंड में काफ़ी ज़्यादा पानी की बाढ़ आई थी, और वेस्ट मटेरियल हम नदियों में, रिवर्स में ऐसे ही डाल देते हैं, और ह्यूमन यूज़ के लिए ही ये हानिकारक है। हमारी गलती की वजह से ही आज हमें इतना सब भुगतना पड़ रहा है। इट ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और काफ़ी तरीके से हम डैमेज कर रहे हैं। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री से जो हमारे केमिकल्स वगैरह आते हैं, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल पॉल्यूट द एयर। अब एटमॉस्फेयर को हमारे व्हीकल, थर्मल पावर प्लांट से सारे पॉल्यूट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है एयर की, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, बट इंक्रीज इन, हाँ अगर CO2 बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या होगा, ग्लोबल टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज़ होगा, गर्मी का भी हमारा इंक्रीज़ होगा। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी कम नहीं करना, कार्बन डाइऑक्साइड को भी मीडियम लेवल पे रखना है।
This is termed as global warming. There is thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. तो यही बोला गया है ग्लोबल वार्मिंग और ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें लिमिट रखनी है सारे रिसोर्सेज की। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें, हमें व्हीकल भी कम से कम चलाने, सब रिसोर्सेज की लिमिट रखनी है। लिमिट के साथ हमें बैलेंस बना के रखना है नेचर के लिए, और नेचर में हम बैलेंस बना के रखेंगे तीनों जो इनसे हम जीवित हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों को हमें बैलेंस बनाकर रखना है इन तीनों का, जिससे हमें आगे भी कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। तो यही हमारा चैप्टर फिनिश होता है और इसमें हमने काफ़ी तीनों हमारे बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। कैसा लगा आपको चैप्टर आप बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, समझ आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।